हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 15 की बायोलॉजी क्लास 12th। ऑलराइट, हम अभी बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की एंड आल्सो द कंजर्वेशंस। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी है क्या? अगर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बायोडायवर्सिटी क्या है, जब भी बायोडायवर्सिटी की बात चलती है तो बात करते हैं हम वेरिएशंस या वैरायटीज की, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, लेट्स से हर्ब्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये जो भी होते हैं, ये सारे बहुत सारे जो लिविंग बीइंग हैं या प्लांट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं हम अंडर द टॉपिक ऑफ बायोडायवर्सिटी। इनके किसी प्लांट पर या किसी स्पेस पर या किसी फॉरेस्ट के अंदर या किसी भी कंजर्वेशन के अंदर कितने टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं वो कहलाती है उसकी बायोडायवर्सिटी के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स और हर्ब्स प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनके वो हैबिटेट है, वो उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। और दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पे कंजर्वेशन। हाउ द कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, यानी कि इसकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ता है, उन चीजों को कंजर्व करना पड़ता है। यहाँ वहां पर नेशनल पार्क्स बनाई जाती हैं, वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व किए जाते हैं, ये सारे काम किए जाते हैं जस्ट टू प्रिजर्व द बायोडायवर्सिटी। तो टू टेक सच एक्शंस, और वहां पर ये नेशनल लेवल पर इस तरह की लेट्स से नेशनल लेवल पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एनिमल्स की हंटिंग को रोकने के लिए, पोर्चिंग को रोकने के लिए, और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी इलीगल कटिंग वगैरह को रोकने के लिए, और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, और सबको रिजर्व करने के लिए एक तरीके से इन चीजों का सहारा लिया जाता है, जिससे लोगों को अवेयर किया जाए और वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि इनकी एक्स्ट्रा हंटिंग ना हो और प्लांट्स वगैरह को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी के अंदर जब हम बात करेंगे तो वी जनरली टॉक अबाउट कि द टर्म्स बायोडायवर्सिटी जो है वो रेफर करता है टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम ऑफ ए रीजन, यानी कि कहीं पर भी कितनी तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, स्पीसीज। ठीक, अब स्पीसीज जो है वो प्लांट्स की भी हो सकती हैं, ठीक है, और एनिमल्स की भी हो सकती हैं। ठीक है, एनिमल्स की भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स के केस में बात करें या फिर हम एनिमल्स के केस में बात करें, तो हम अगर स्पीसीज की बात करें, जैसे टाइगर है, एक अलग स्पीसीज है, लॉयन है एक अलग स्पीसीज है, कैट है एक अलग स्पीसीज है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लेपर्ड की, लेपर्ड भी एक अलग स्पीसीज है। ऐसी चीता होता है, चीते की अलग स्पीसीज होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये स्पीसीज है, ठीक, जो डिफरेंट डिफरेंट होती है एक दूसरे से, और ये कहीं पर कितनी पाई जा रही है उसी को हम बात करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ स्पीसीज। ऑलराइट, ऐसे प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज होती है किसी पार्टिकुलर रीजन में, वही कहलाती है हमारी क्या, बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था एडवर्ड विल्सन ने, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जेनेटिक डायवर्सिटी के बेस पर अगर हम बात करें, जैसे छोटा सा हम जेनेटिक डायवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कोई सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डायवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रेंज, यानी कि कुछ अगर हम किसी एक सिंगल स्पीसीज की बात करें, ठीक, तो क्या करेगी कि हाई लेवल पर डायवर्सिटी शो कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक के केस में। अब जैसे ह्यूमन होते हैं, और ह्यूमन आर सच सेम इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर तुम उनकी अपीयरेंस देखो, यानी कि फिजियोलॉजिकल अगर तुम फंक्शंस देखते हो, तुमको सब सेम दिखते हैं। ठीक है, सेम से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम उनका चेहरा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो, लेकिन अगर हम उनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो जेनेटिक मटेरियल मोस्टली और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ट्विंस वगैरह नहीं है तो उस केसेस में तो यू विल फाइंड कि सभी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक दूसरे से वेरिएशन शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक लेवल्स। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स है, ये रोफोल्बिया बोमिटोरिया ऑफ हिमालयन रेंज प्रोड्यूसेस active chemical
जिसको बोलते हैं रेसरपाइन, शो जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक, इंडिया हैज मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, यानी कि राइस के अराउंड 50,000 स्ट्रेन्स है, और 100 या एक तरीके से बोल सकते हैं 1000 वैरायटीज पाई जाती हैं मैंगोस की। ठीक, अब स्पीसीज डायवर्सिटी के केस में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ए सिंगल एनिमल लाइक फ्रॉग, यानी कि अगर हम बात करें कि फ्रॉग जो है वो एक सिंगल एनिमल है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, आपने खुद देखी होंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। ठीक, जो देखने में अलग होती हैं, कुछ छोटे साइज वाली होती हैं, कुछ बड़े साइज वाली होती हैं। फिर बात करते हैं हम इकोलॉजिकली डायवर्सिटी की, तो इकोलॉजिकल के केस में क्या आता है, डायवर्सिटी इन इकोसिस्टम, लेबल्स लाइक डेजर्ट में रहने वाले, रेनी फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, मैंग्रोव्स में रहने वाले, कोरल रीफ, वेटलैंड्स और इंसुचरीज में रहने वाले, ये सब एनिमल्स क्या होते हैं, ये इकोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक, अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई फिश जैसे डेजर्ट में रहती है, कोई फिश है जो डेजर्ट में रहती है, जैसे तुमने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह कि डेजर्ट में रहने वाले कुछ एनिमल्स होते हैं जो फिश जैसा कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी आर इन इंडिया। ठीक, तो हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर इन आर बायोस्फीयर, यानी कि हमारे बायोस्फीयर में लगभग 1.5 मिलियंस है, जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ये नंबर है जैसे कि 15 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं रॉबर्ट मे ने प्लेसेस ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, और इसमें से अगर हम बात करें 30% और हम 70% में इसको डिवाइड कर दें तो जो 70% है वो एनिमल्स हैं और जो 30% है वो प्लांट्स हैं। You need to understand. All plant constitute about 22%, यानी कि जो प्लांट्स आ गए वो लगभग 22% आ जाएगा। Among animals इसमें इंसेक्ट होते हैं, constitute 70%, और इसमें से भी 70% अराउंड इंसेक्ट है। Alright, India has 2.4% of the world's land area, जैसे हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, उसके पास 2.4% लैंड एरिया है ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, सिर्फ इंडिया के पास इतना है। ठीक है, इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इंप्रेसिव, दैट इज 8.1%, लेकिन उसके अंदर इस 2.8% के अंदर 8.1% जो है वो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे पास जो स्पीसीज है, स्पीसीज डाइवर्सिटी दुनिया की कंपेयर में वो 8.1% है। इंडिया कंसिडर्ड वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम जैसे देखेंगे तो हमारा देश जो है वहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स की, फिर बात करेंगे हम वर्टिब्रेट की। ठीक, तो इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रा नहीं पाई जाती, यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है वो नहीं पाई जाती, तो उनकी बात करें तो जैसे सपोज करें इसमें इंसेक्ट आ गए, ये सब के सब इंसेक्ट है जो सबसे बड़ा एरिया कवर करते हैं, दैट इज अराउंड 70%। फिर देन मोलस्का आते हैं, मोलस्का जिनके ऊपर खॉल पाया जाता है। ठीक, फिर क्रेस्टीज आते हैं, ये क्रेस्टीज भी इंसेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद कुछ अदर एनिमल्स हैं जिसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। अगर वर्टिब्रेट्स में बात करें जिनके पास बैकबोन होती है, उसमें सबसे ज्यादा आती है फिशेस, और दैट इज अराउंड 50%, और अराउंड कहीं आप देखोगे 49 और कहीं 48 भी आता है, तो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा बस ये 48 और 49 के बीच ही होता है। जैसे अगर मैमल्स की बात करें जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, वो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर बात करते हैं बर्ड्स, तो ये बर्ड्स आ जाएंगे, फिर रेप्टाइल्स एंड देन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉक्स वगैरह होते हैं। ठीक, रेप्टाइल्स में आपके लिजार्ड आएगी, क्रोकोडाइल आ जाएगा। ठीक, ये सब आ जाएंगे रेप्टाइल्स में। इवन इसमें आ जाएगा आपका जैसे मॉनिटरिंग लिजार्ड देखा होगा तुमने, मेमेलियन में तो ह्यूमन पहले ही है, फिर ये बेफोलो, काओ वगैरह ये सब भी किसमें आते हैं, मेमेलियंस में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट्स में।
प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इसमें फंजाई सबसे बड़ा एरिया लेता है और एंजियोस्पर्म्स सबसे बड़ा एरिया लेते हैं। फिर इसमें आते हैं लाइकन्स और एल्गीज, फिर आते हैं मोसिस, फर्न और इसके एलाइज। ठीक, तो फर्न एलाइज वगैरह ये इसकी जो अमाउंट है बहुत ज्यादा कम है। अगर हम टॉप लेवल पे देखें यहाँ पर तो तुमको याद रखना पड़ेगा इसमें सबसे ज्यादा जो आने वाली चीज है वो है फंजाई, नंबर 1। देन 2 पर है ये और 3 पर आता है एल्गी। ठीक, देन 4 एंड 5 एंड देन 6। तो लाइकन सबसे लास्ट में आता है और सबसे कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कैसे अगर हम लैटिट्यूडनल देखें चीजों को तो ये किस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, तो हम लैटिट्यूडनल देखते हैं इसको। ऑलराइट, तो लैटिट्यूडनल के बेसिस पर हम ग्रेडियंट से देखते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे सपोज करें ये आपकी अर्थ है और ये रहा आपका इक्वेटर। ठीक है, तो जैसे तुम अवे या तो इस पोल की तरफ जाओ या फिर इस पोल की तरफ जाओ तो यू विल नोटिस कि बायोडाइवर्सिटी विल डिक्रीज। ठीक, डिक्रीज जैसे तुम दूर जाते जाओगे टूवर्ड्स पोल की तरफ। और ट्रॉपिक यानी कि 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ यानी कि अगर तुम ये मान लो ये है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। हर्बर्स मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट एंड द पोल, यानी कि इस एरियाज में यहां से लेकर यहां तक यू विल फाइंड मोर स्पीसीज एज कंपेयर टू देम। यहां पे क्या पाई जाती है? लेस बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बिकॉज एज वी मूव अपवर्ड यहाँ पर टेम्परेचर घटने लगता है और यहाँ पर एनिमल्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती जाती है। और मेनली वी नो कि भाई जो एनिमल्स होते हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी के केस में हम देखते हैं वो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के केस से बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं। तो लार्जली ट्रॉपिकल Amazonians rainforest in South America has the greatest biodiversity। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। Even it has 40,000 plants, 300,000 fishes, 1,300 birds, 427 amphibians, 378 reptiles type of species, and more than 1,25,000 invertebrates। It is the number, you can think about it कि कितनी ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि भाई वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ट्रॉपिकल लेवल में ही बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट glaciations in the past, tropical latitude have remains relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। अगर तुम अर्थ को यूं करके देखो, ये अर्थ है, तो जो ये एरियाज होते हैं, जैसे सपोज करो हमने ये इक्वेटर मान लिया तो ये मेरा इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के बाद यू विल नोटिस कि ये जो एरिया है ये और ये है, इसको हम बोल रहे हैं 23.5 नॉर्थ और ये है 23.5 साउथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल नोटिस कि इन दीज एरियाज, जो इससे ऊपर एरियाज आते हैं, ठीक है, इन दीज एरियाज, ये एरियाज, ठीक, ये टेम्परेट एरियाज कहलाते हैं। कैसे एरियाज कहलाते हैं? टेम्परेट। ठीक है, इन एरियाज की क्या खास बात है कि इन एरियाज के ऊपर हमेशा ग्लेशियर है, यानी कि यहाँ पर आइस रहता है, ये आइस कैप है। क्या है ये? आइस कैप। आइस कैप्स पाए जाते हैं यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? आइस कैप पाए जाते हैं। एंड ड्यू टू दैट ये एरिया बहुत टाइम तक क्या हुआ है, यहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहे नहीं। ठीक, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है और यहाँ पर ग्लेशियर वगैरह पिघलते रहते हैं, तो चीजें जो होती हैं यहाँ पर एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम यहाँ पर 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ की बात करें
तो यहाँ पर ये एरिया अनडिस्टर्ब रहा है बहुत टाइम तक, यानी कि अब भी क्या है, अनडिस्टर्ब्ड ही है। तो जो स्पीसीज थी उनको ग्रो करने का एंड ऑल्सो ग्रो के साथ साथ उनको इवोल्यूशनरी साइकिल के थ्रू पार होने का भी प्रॉपर टाइम मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्पीसीज पाई जाती हैं और आपको यहाँ पर एक हाई लेवल की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर हम यहीं पे बात करते हैं ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट की, तो अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, यहाँ पे सीजन जो होता है उसमें जो बदलाव होते हैं बहुत कम होते हैं या बहुत ज्यादा बीच में गैप नहीं आता। जैसे सपोज करें अगर टेम्परेचर यहाँ पर है लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये टेम्परेचर एकदम से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। ठीक, यहाँ पर भी अगर टेम्परेचर फॉल भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, फॉल होकर वो पहुंच जाएगा। तो लेट्स से हम मान सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज देखने को मिल जाएगा। इतना ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता, तो सीजन जो होता है बहुत ज्यादा रिलेटिवली चेंज नहीं होता। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, प्रमोट्स नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, और जिसका रीजन हो जाता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी। यहाँ पर सोलर एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा अवेलेबल रहती है इस ट्रॉपिक लेवल में, विच कॉन्स्टिट्यूट टू हायर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स। ठीक, जिससे चीजें क्या रहेंगी, वहां पर ज्यादा रहने वाली होंगी और उनको ज्यादा ग्रो करने के लिए फूड मटेरियल एंड एवरीथिंग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। तो अगर हम बात करें अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट की, तो ही ऑब्जर्व्ड विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस, ठीक, इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू द लिमिट। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि देखो भाई, अगर कोई इलाका है या हम एक पार्टिकुलर इलाका देख रहे हैं, तो इसका जितना बड़ा एरिया होगा, ठीक, वो स्पीसीज उतनी ज्यादा क्या करेगी, उसमें ग्रो करेगी। ठीक, और लेकिन एक लिमिट के बाद उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, यानी कि वो उस एरिया में कितनी पाई जाती है, एंड एरिया फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा का मतलब होता है दूसरे एनिमल्स जो है, टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि ये सब कुछ बदल जाता है किसमें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारे पास एरिया रहेगा और ये हमारे पास स्पीसीज रिचनेस रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में इस पॉइंट से कोई भी एक स्पीसीज है वो ठीक से बढ़ना शुरू करेगी और फिर एक हाइपरबोला की शक्ल ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑन एल्गोरिथमिक स्केल्स द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस। यानी कि अगर हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन वेयर एस रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज रिचनेस को, एक करता है एरिया को, जेड करता है स्लोप फॉर द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट जिसको बोलेंगे, और सी वाई के ऊपर इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आएगा उसको दिखाएगा सी। तो इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, हम रिचनेस को निकाल सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। ठीक, what we really need to look at ये है स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, ये है हमारा इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, ये है हमारा, इसको हम जनरली बोलते हैं, जैसे अगर तुम वैसे इसको डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड दैट ए रिप्रेजेंट हियर एरिया, कितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से इसको लिमिटाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। जब भी आप बात करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी, देन वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम किसी भी स्पीसीज के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर वैरायटी ऑफ स्पीसीज क्या करती हैं, रहती। You need to understand. The community with more species generally tends to be more stable than those with the less species. यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, और उसका रीजन ये है क्योंकि अगर वो जगह ज्यादा स्टेबल है तभी वहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज आसानी से ग्रो कर पाए, बिकॉज उनको फूड मटेरियल
रिप्रोडक्शन के लिए स्पेस ये अवेलेबल है। अगर ये बेसिक चीज और दूसरी चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हैबिटेट। अगर किसी भी स्पीसीज को ये सारी चीजें करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो वहां पर आसानी से ग्रो करती है। तो एक स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द ईयर टू ईयर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, चीजें कांस्टेंट हो जाती है, बहुत तेजी से तुमको बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंस और रेजिलेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस नेचुरल और मैनमेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओकेजनल डिस्टर्बेंस क्या होंगे, या तो जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ जाए, मैनमेड जैसे फायर वगैरह लग जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा तुमको बहुत बड़े चेंज देखने को नहीं मिलते। ठीक, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो वहाँ की स्टेबल स्पीसीज है, जो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो बाहर से जो एनिमल्स आकर अटैक करते हैं उनसे बस प्रोटेक्टेड रहे। तो आप देखेंगे कि वहाँ उस इकोसिस्टम के अंदर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। डेविड टिलमन्स लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट फाइंड दैट, उनके एक्सपेरिमेंट में कहा था कि प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास, यानी कि वहां का जो बायोमास है ना उसके अंदर बहुत बड़ा डेविएशन तुमको देखने को नहीं मिलेगा, वो बहुत टाइम तक बहुत मामूली से डेविएशंस को आप नोटिस करोगे, अदरवाइज सारी चीजें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर वहां पर मोर नंबर ऑफ स्पीसीज है, जैसा आपने देखा होगा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई कोई जगह है तो वहां पे बहुत सारी डियर्स है, ठीक, और वहां पे लॉयंस है। अब ऐसा कभी हुआ है कि सारे के सारे लॉयंस ने क्या किया है, सारी की सारी डियर को खत्म कर दिया? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बैलेंस बना रहेगा कि नंबर ऑफ लॉयंस अगर 100 है, जैसे किसी जंगल में वैसे होते नहीं 100, लेकिन हम मान लेते हैं चलो 100 है, ठीक, तो ये यहाँ पर जो डियर है उसके अकॉर्डिंग लगभग 1000 से भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसके झुंड बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस, और ये लॉयंस इसको इतना ही खाएंगे कि चीजें क्या बनी रहे, बैलेंस्ड रहे। ठीक, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, शिकार होगा, या दूसरे एनिमल्स जो होंगे वो शिकार करेंगे। तो सबका नंबर क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो नेचर हैज द रूल टू बैलेंस एवरीथिंग। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, और अगर डाइवर्सिटी बढ़ती है स्टार्टिंग में तो उस टाइम प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब प्रोडक्टिविटी एनिमल्स के थ्रू भी हो सकती है और प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के थ्रू भी हो सकती है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो IUCN रेड लिस्ट जो जारी हुई थी 2004 में, उसके डॉक्यूमेंट्स में एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज के बारे में बात की गई। ठीक, रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड्स डोडो, मोरिटियस, क्वैक अफ्रीका, और थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्लेटेड स्काउ रशिया के अंदर, और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जैसे बाली, जावा, और एक वही व्हाइट टाइगर वगैरह होता है। Since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinctions, यानी कि अभी तक 5 episodes हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक 5 बार 5 times अर्थ पर वाइप आउट हो चुका है। वाइप आउट से मतलब ये नहीं कंप्लीट वाइप आउट, लेकिन लगभग 99% तक जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी वो खत्म हो चुकी है, और वो 1% जो बची है हर बार, वो एवोल्यूशन के थ्रू और डिफरेंट प्रोसेस और म्यूटेशंस के थ्रू आज तुमको जो नंबर नजर आ रहा है, ये ह्यूज नंबर उसी की वजह से। अब नाउ इमेजिन कि अगर एक बार भी शुरू से लेकर अब तक ये वाइप आउट ना हुआ होता, तो डाइवर्सिटी के बारे में तुम इमेजिन करो। ठीक, तो द 6 मास एक्सटिंक्शन इन प्रोग्रेस नाउ, यानी कि हम 6 मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, और उसी तरफ अब देखेंगे क्या रहेगा। तो हाउ द 6 मास एक्सटिंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 5 एक्सटिंक्शंस, किस तरीके से ये अलग। तो करंट एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर, यानी कि इस बार जो प्रोसेस है ना वो कहीं ज्यादा फास्टर है, 100 से 1000 टाइम्स। All others are pre-human period. This one is the humanitic period. यानी कि अभी से पहले जो भी पीरियड था उसमें ह्यूमन बीइंग नहीं था, लेकिन अब जो है वो ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चीजें किस तरीके से चेंज करती हैं। इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, अगर लेट्स सपोज
फॉर अ टाइम कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है तब क्या क्या होगा। ठीक, तो पहली चीज जो होगी वो होगी कि यहाँ पर डिक्लाइन यानी कि कमी हो जाएगी प्लांट प्रोडक्शन की। प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड मटेरियल बनाते हैं, उसकी कमी हो जाएगी। दूसरा, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल perturbations such as drought, यानी कि तुमको सूखा जैसे लक्षण नजर आएंगे, सूखा होने लगेगा। ठीक, ड्राई लैंड हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम्स प्रोसेस सच अ प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। इस चीजों में क्या आएगी, वैरायटीज ऑफ सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे कि ये चीजों में क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Now talk about causes, इसके causes क्या है। तो present loss is all due to human activities, जितनी भी हम activities कहते हैं जिनको बोलते हैं anthropogenic, जितनी भी human activities हैं उनको बोलते हैं anthropogenic। There are 4 major causes जिसको हम Abel quartet बोलते हैं। क्या है, habitat loss and fragmentation, लोगों की हैबिटेट यानी कि जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनके हैबिटेट का लॉस। जैसा आपने जंगल काट दिया, अब जंगल काटा तो उसके अंदर जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वही वहां पे वो खत्म हो जाएंगे। अब उसमें रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं वो उनकी भी जो हैबिटेट था वो भी खत्म हो गया। ठीक, तुमको याद होगा भी आंध्र प्रदेश का, ठीक, वहां पे क्या किया गया था कि एक जगह पर जो जंगल था पहले से लगभग 300 हेक्टेयर या एकड़ के अंदर था वो जंगल, उसको काटा गया। तो उसमें से आपने देखा था कि एनिमल्स किस तरीके से रो रहे थे और किस तरीके से कितने एनिमल्स मारे गए। ठीक, फिर दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो, यानी कि बहुत ही पेड़ काट दिए जाए और बहुत सारे हैबिटेट्स वगैरह को उजाड़ दिया जाए। और एलियन स्पीसीज इन्वेजन, किसी एलियन स्पीसीज इन्वेजन कर दे या फिर को एक्सटिंक्शन हो जाए, साथ में बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को मार दें या खुद मर जाए। ठीक, अब बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्ट, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, वो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हम जब पेड़ पौधे काटने लगेंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, रोड पर आएंगे, रोड पर उनको सुटेबल प्लेसेस, सुटेबल जगह नहीं मिलेगी तो बीमार पड़ेंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से कर भी रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये आप देखने को मिलेगा अगर हम लोग नहीं सुधरे तो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिड्यूस 6% फ्रॉम 14%। नाउ यू थिंक अबाउट इट, ट्रॉपिकल जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो आधे से भी ज्यादा कम होगा, 14% से 6% तक आ गया। एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट, यानी कि यहाँ से इतनी ऑक्सीजन निकलती है कि इसको बोला जाता है कि लंग्स ऑफ प्लैनेट है। बीइंग कट क्लियर्ड फॉर द कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स, और उसको काटा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, वहां पे कल्टीवेशन करना है सोयाबीन का। ठीक, डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन इज ऑल्सो थ्रेटन द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि अगर तुम बहुत ज्यादा पोल्यूशन करोगे तो उससे हैबिटेट जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स, इंसानों के भी, तो जिसकी वजह से वो भी एक लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का रीजन है। लार्ज एरिया आर ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स आल्सो कॉजेज डाइवर्सिटी लॉस, यानी कि अगर तुम बड़े बड़े एरियाज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो तो वहां पे आप बॉर्डर लाइन बना दोगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होगा। नाउ दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब जरूरत होती है तो वो जल्दी, हम जरूरत पूरी करते हैं लेकिन वो जल्दी ही क्या बन जाती है, एक लालच बन जाती है। इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इससे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लॉसफुल हो जाते हैं। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शंस इन लास्ट 500 years, जैसे स्लेटर्स, काउ, पैसेंजर्स, पिजन्स वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि इनका बहुत ज्यादा एक हाई लेवल तक क्या किया गया, यूज किया गया, जिससे इनका क्या हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, और बहुत सारी जो मैराइन फिश होती हैं, जो समुद्र में रहने वाली फिशेस हैं, उनको क्या किया गया, बहुत ज्यादा उनकी हार्वेस्टिंग की गई, जिसकी वजह से उनमें भी हमको ये चीज देखने को मिलती है। अब अगर एलियन स्पीसीज की बात करूं ना, तो एलियन स्पीसीज से मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे प्लैनेट से कोई आएगा हमारी अर्थ पर
और यहाँ पर आकर हमला कर देगा और हम बोलेंगे कि देखो भाई एलियन इन्वेजन हुआ। क्या होता है, जैसे सपोज करो दो बायोडाइवर्सिटी है, एक ये है बायोडाइवर्सिटी और एक ये है डाइवर्सिटी। ठीक, तो इस बायोडाइवर्सिटी से कोई एक स्पीसीज इधर आ जाए, कोई एक स्पीसीज, सिर्फ एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, और वो यहाँ आकर यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले, यानी कि एक तरीके से वहां पे ग्रो करने लगे। तो जो स्पीसीज यहाँ होंगी उन स्पीसीज को क्या पड़ेगी, उस चीज की कमी होने लगेगी। तो ये एलियन इन्वेजन होता है जो धीरे धीरे इस चीज का शिकार करने लगे। ठीक, तो क्या देखेंगे आप, तो धीरे धीरे यहाँ वाली जो स्पीसीज हैं उसके लिए कमी होगी और उनको नुकसान पहुंचेगा। ठीक, ये एक रीजन है। तो एलियन स्पीसीज बिकम्स इन्वेसिव एंड कॉजेज डिक्लाइन ऑफ एक्सटिंक्शंस ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, यानी कि जो उस एरिया में रहने वाली स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं इंडिजिनस स्पीसीज। इंडिजिनस स्पीसीज, ठीक, इंडिजिनस स्पीसीज। नाइल पर्च introduced into Lake Victoria in East Africa led to extinctions of 200 species of cichlid fish in the lake। यानी कि एक नाइल पर्च होता है, उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसने अराउंड 200 स्पीसीज को खत्म कर दिया। ठीक, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लेंटेना एंड वाटर हिंज इकोर्निया पोस्ट ए थ्रेट टू द इंडिजिनस स्पीसीज, यानी कि ये भी क्या कर देती है, इंडिजिनस स्पीसीज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये जो इकोरिया है ना, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी बिकॉज इसका जो फ्लावर होता है ना वो होता है इस तरीके का, कुछ फ्लावर होता है इसका जो बड़ा खूबसूरत सा लगता है, व्हाइट एंड ब्लू, हल्का हल्का पिंक, ऊपर से फिर ये होता है हल्का हल्का पिंक, यहाँ बॉटम पे होता है हल्का हल्का पिंक, तो इसको काफी खूबसूरत दिखता है ये पानी के अंदर। ठीक, अब जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने एक, इसको बोला जाता है डेंजर ऑफ बंगाल। ठीक, तो इसने बायोडाइवर्सिटी को बहुत हद तक डैमेज किया। अफ्रीकन कैटफिश, इसको बोलते हैं क्लेरियस ग्रेपेनियस, फॉर द एक्वाकल्चर परपोज्ड इज पॉइजनिंग थ्रेटनिंग टू द इंडिजिनस कैटफिशेस इन द राइस फील्ड। तो राइस फील्ड्स वगैरह में अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो क्या कर देती है, उसकी कैटफिश को, इंडिजिनस कैटफिश को खत्म कर देती है, मार देती है या फिर खा लेती है। कोएग्जिस्टेंस, ठीक, व्हेन स्पीसीज बिकम्स extinct, the plants and animals species associated with it an obligatory way also becomes extinct। यानी कि जैसे सपोज करें कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाए जिसके ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो दूसरी स्पीसीज जो उस पर डिपेंड कर रही थी, चाहे वो पॉलिनेशन के लिए हो या फिर कोई दूसरे रिसोर्सेज वगैरह के लिए हो, वो भी क्या होती है, उसके साथ खत्म हो जाती है। एक्सटिंक्शंस ऑफ होस्ट स्पीसीज लीड्स टू एक्सटिंक्शंस ऑफ पैरासाइट, यानी कि जो होस्ट स्पीसीज होती है ना, वो एक्सटिंक्शन, अगर उनका होस्ट स्पीसीज खत्म हो जाए तो उसका पैरासाइट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है, को एक्सटिंक्शन का केस है। को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर्स म्यूटिलिस वेयर द एक्सटिंक्शंस ऑफ वन वैरायटी लीड्स टू द एक्सटिंक्शंस ऑफ अदर वैरायटी, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर एक वैरायटी खत्म होती है तो दूसरी वैरायटी भी खत्म हो जाएगी उसी के साथ। अब बात करने वाले हैं हम कंजर्वेशन की। तो रीजन ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी इज ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट, नैरोइंग द यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन और एथिकल। इन केसेस के बेसिस पे हम देखेंगे। नैरोइंग द यूटिलाइजेशन यानी कि चीजों को कम कर देना, जैसे ह्यूमन ड्राइव्ड काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। ह्यूमन बीइंग जो है ना वो बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करता है नेचर का टू टेक द बेनिफिट, जैसे फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, ये सारी चीजें कहां से आती हैं, नेचर से आती हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें जैसे टेनिंग्स, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम्स, ये इंडस्ट्री में यूज होने वाले हैं, ये भी कहां से आते हैं, नेचर से आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, बहुत सारी मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट आते हैं, वो भी नेचर से आते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम नेचर से लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे या बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा, देन द थिंग्स विल चेंज।
दे विल चेंज इन सच अ वे कि उससे क्या होगा कि हम उस चीज को कंप्लीटली लॉस कर देंगे। तो लेकिन अगर हम इन चीजों को नैरो कर दें, यानी कि इनका यूज को एक लिमिटेशंस में करें, तो भाई इसको इसी लेवल पे करना है, तो इन दैट केस बायो प्रोस्पेक्टिव, exploring molecular genetics and species level diversity for product of economic importance। ठीक, exploring molecular genetics and species level diversity, यानी कि हमको देखना है कि भाई molecular genetics के बेस पे चीजों को फाइंड आउट करना है, और इवन ये भी देखना है कि क्या इसके जो स्पीसीज है उसकी डाइवर्सिटी के बेस पे भी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं ब्रॉडली यूटिलाइजेशन की। Amazonian forest alone produces 20% ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सिर्फ Amazonian फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। Pollinator layers, bees, bumblebees, birds, bats pollinates the plant without which seed cannot be produced by the plants, यानी कि ये क्या करती हैं, पॉलिनेट करने में हेल्प करती है। अगर सपोज करें, अगर इसका ब्रॉडली यूटिलाइजेशन किया जाए, ठीक, ऑथेंटिक प्लेजर वी गेट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारे ऑथेंटिक प्लेजर्स जो होते हैं हम किससे लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से? पहला होता है इन सीटू कंजर्वेशन। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, यानी कि अगर हम सबको देखते हैं, सबको कंजर्व करते हैं, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड हो जाएगी होल लेवल पर। तो हम इंटायर फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, जैसे सेव द टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू, यानी कि वहां पर रहने वाले एनिमल्स, जैसे कोई फॉरेस्ट है और यहाँ पर टाइगर रहता है, तो मैंने इसको क्या कहूंगा, मैं इसको इन सीटू करेंगे, यहाँ का रहने वाला एनिमल है, तो इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इन सीटू कंजर्वेशन। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है, अब उस हॉट स्पॉट्स को क्या करें, हम कंजर्व कर लें। ठीक, तो इसके बारे में समझना है। तो वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, याद रखना इसको, एंडेमिज्म, स्पीसीज कन्फर्म टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी कि एंडेमिज्म का मतलब होता है कि वो एंड अप वहीं पे है, वहीं से वो रहती हैं और वहीं पे रहते रहते क्या करना है, उन स्पीसीज को कंजर्व करना है। ठीक है, तो उसी स्पीसीज के अलावा और कहीं वो पाई नहीं जाती, तो इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिट लॉस, यानी कि इसका रीजन क्या होता है, हैबिट लॉस अगर हुआ, उनका हैबिटेट लॉस, तो वो कंप्लीटली वहां से वेनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आउट ऑफ 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, 3 हॉटस्पॉट लोकेटेड इन इंडिया। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। ये क्या है, 3 हॉटस्पॉट है जहां पर बहुत ज्यादा एनिमल्स किसी एक छोटे एरिया में रहते हैं। नाउ टॉक अबाउट अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हमारे पास क्या है अभी जो इन सीटू कंजर्वेशन है, वो है 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। स्केड ग्रुप्स ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विदिन वर वेनेरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, यानी कि उसी जगह पर कोई ऐसी जगह है जो जिनको पवित्र मान लिया जाए, तो भाई ये जो जगह है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, दैट्स व्हाई उसको भी हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब XC2 जो है ये कभी कभी डेंजर भी हो जाता है और कभी कभी बढ़िया भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स को किसी दूसरी जगह से शिफ्ट कर दें किसी ऐसी जगह पे जो प्रोटेक्टेड हो। ठीक, कौन सी जगह हो सकती है वो जगह हो सकती है जैसे जूलॉजिकल पार्क्स जहाँ पे एनिमल्स रहते हो, बॉटनिकल पार्क जहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सफारी जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी मतलब कोई एक प्रोटेक्टेड एरिया बना लिया, वहाँ पे एनिमल रहते हैं, वहाँ पे लोग उन्हें देखने भी जाते हैं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ गैमीट बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि जो उनकी गैमीट्स हैं उन एनिमल्स को क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू कंजर्व कर लिया जाए। ठीक, दूसरा जेनेटिक स्ट्रेंड्स आर प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, या फ्यूचर में अगर उस स्पीसीज को खत्म हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से बना सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। तो पहला कन्वेंशन है जिसमें हम बात करते हैं द अर्थ समिट। ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये है क्या बोलते हैं उसको, सिटी का, कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, अभी तो हम बात कर रहे थे अमेजोन वाले को। ठीक, अमेजोन ब्राजील,
ये है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। 1992 में called upon all the nation to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, यानी कि कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को और सस्टेनेबल तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें बेनिफिट के लिए, ऐसा नहीं ओवर एक्सप्लोइटेशन कर ले। फिर क्या है, वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में, जो साउथ अफ्रीका के अंदर। 119 कंट्रीज ने प्लेज किया कि भाई देखो हम कमिटमेंट देते हैं कि सन 2010 तक हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो दैट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट टाइम पर क्या करती है, इनिशिएटिव्स लेती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉरेस्ट को और उन बायोडाइवर्सिटी और एनिमल्स को, जिससे क्या हो कि बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से सस्टेनेबल लेवल पर प्रिजर्व करके रखा जा सके। ठीक, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। और इस चैप्टर में मोस्टली जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तब। और इसके अलावा भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मोस्टली और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से पढ़ना है एंड देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट अप्रोच और नेक्स्ट थिंग। Thank you very much for being the part of this video. Have a nice day. Goodbye. Hello dear students.